वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, गदर क्रांति का इतिहास पूर्ण नहीं होता यदि हम 1914 में भारतीय यात्रियों के साथ उस समय की कनाडा सरकार द्वारा षड्यंत्र के तहत किए गए अमानवीय कृत्य को यदि हम उजागर नहीं करते तो गदर पार्टी द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों का इतिहास अधूरा रह जाता है। क्योंकि कामागाटा मारू जहाज की दुखद भरी घटना ने जहां एक ओर भारतीयों को झकझोर दिया, वहीं दूसरी ओर गदर पार्टी के क्रांतिवीरों में जोश और जुनून का संचार हुआ। यानी कामागाटा मारू जहाज की यातनाओं भरी दास्तान। जी हाँ, आज हम आपको कामागाटा मारू जहाज की यातनाओं भरी दास्तान की गाथा सुनाने जा रहे हैं, जो 2 भागों में है। भाग 1 आज और भाग 2 अगले एपिसोड में। कृपया आप दोनों एपिसोड अवश्य सुनिएगा। कनाडा में 20वीं सदी के प्रारंभ में चीन, जापान देशों के नागरिकों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं था, परंतु कनाडा सरकार भारतीयों का कनाडा में प्रवेश नहीं चाहती थी। कनाडा में भारतीयों की संख्या सन 1903 से प्रारंभ हुई तो 1910 तक 10,000 भारतीय कनाडा पहुंच चुके थे। बलिष्ठ मेहनतकश सिख परिवार सन 1908 तक 2 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित कर चुके थे और समृद्धि की ओर तेजी से अग्रसर हो रहे थे। यह सभ्य समाज मानवाधिकारों का डंका पीटने वाले कनाडा के नागरिकों प्रशासन को रास नहीं आ रहा था और रंग भेद नस्ल भेद की ओछी राजनीति शुरू हो गई, जिसने शांति, भाईचारा, सद्भावना के माहौल को बिगाड़ने का काम किया। कनाडा के मूल निवासी यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने घटनाक्रमों को अंजाम दिया और कनाडा के मूल निवासियों ने, जिनमें नौकरशाह, राजनीतिज्ञ, ट्रेड यूनियन लीडर, मिशनरी इत्यादि ने एक साथ मिलकर एशिया मूल के नागरिकों को कनाडा में प्रवेश से रोकने के लिए एक संस्था का गठन कर दिया, जिसका नाम रखा गया एशियाटिक एक्सक्लूजन लीग, और 12 अगस्त 1907 को इसका आगाज भी कर दिया। और अपनी बातों को मनवाने के लिए शिक्षित वर्ग का यह संगठन हिंसात्मक आंदोलन करने में भी संकोच नहीं करता था। कहने को तो यह अप्रत्यक्ष रूप से एशिया के मूल निवासी नागरिकों के लिए था, परंतु प्रत्यक्ष रूप से यह भारतीयों पर प्रतिबंध लगाने के लिए षड्यंत्र था। अतः अंततोगत्वा कनाडा सरकार ने एशियाटिक एक्सक्लूजन लीग की बातों को स्वीकार करते हुए 8 जनवरी सन 1908 को एक अध्यादेश पारित कर दिया, जो कि उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए भारत पर ही लागू होता था। अध्यादेश था कि कनाडा में आने वाले व्यक्ति के जहाज का टिकट उसके जन्म स्थान या उस देश के मूल निवासी के रूप में या फिर उस देश से जहां तक का वह नागरिक हो, सीधा कनाडा के लिए यात्रा का सफर होना चाहिए। कनाडा प्रशासन यही नहीं रुका, बल्कि 8 जनवरी सन 1908 के अध्यादेश में एक और बात जोड़ दी गई कि कनाडा में प्रवेश करने वाले प्रत्येक भारतीय के पास $200 भी होने चाहिए। क्योंकि कनाडा भी उस समय ब्रिटिश शासन का अधिराज्य था। भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों पर भय, हिंसा, अत्याचार, बांटो और राज करो की ओछी राजनीति पर ही शासन कर रहे थे। तो कनाडा में भी ब्रिटिश शासन परोक्ष रूप से कनाडा की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भागीदार था। कनाडा प्रशासन भारतीयों को कनाडा में प्रवेश से रोकने के लिए इतना उतावला था कि वह मानवीय मूल्यों, सम्मान, सद्भावना, समरसता को सिर्फ भुलाया नहीं उसने, बल्कि उन्होंने इन मूल्यों का चीरहरण करते हुए अध्यादेश में एक और धारा जोड़ दी, जिससे किसी भी सूरत में भारतीय कनाडा में प्रवेश कभी ना कर पाए। वह यह कि सरकार द्वारा अध्यादेश के विरुद्ध न्यायालय, जज या कोई भी न्यायिक अधिकारी को अध्यादेश निरस्त करने, इस पर पुनर्विचार करने, रोकने या फिर किसी भी प्रकार चल रही जांच अधिकारी द्वारा जांच के काम में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा। यानी साफ शब्दों में कनाडा प्रशासन ने भारतीयों को नैसर्गिक न्याय से पूर्ण रूप से वंचित कर दिया। दुर्भाग्य, दुखद, पीड़ादायक अध्यादेश के विरोध में 24 अक्टूबर सन 1910 में कनाडा के वैंकूवर गुरुद्वारा में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर कनाडा सरकार द्वारा भारतीयों पर लगाए गए प्रतिबंधित कानून को बदलने की मांग रखी गई और 8 बिंदुओं पर कनाडा सरकार को ज्ञापन दिया गया, परंतु नतीजा शून्य। भारतीयों ने मानवाधिकारों के लिए प्रारंभ किए गए संघर्ष को विराम नहीं दिया, बल्कि लगातार कनाडा सरकार को अध्यादेश बदलने के लिए गुहार लगाते रहे।
इसी कड़ी में अध्यादेश के विरुद्ध सिख प्रतिनिधि दल ने 4 मई सन 1913 को कनाडा सरकार के केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की, भारत में पंजाब के गवर्नर सर माइकल ओ डायर से भी मुलाकात की और 14 मई सन 1913 को लंदन के कैक्सटन हॉल में बैठक की तथा 4 अगस्त 1913 को लाहौर पहुंचकर भी एक बैठक की गई। अंततः सिखों का प्रतिनिधि दल उस समय भारत के वायसराय चार्ल्स हार्डिंग से भी मिले। चार्ल्स हार्डिंग ने भारतीयों के हितों की रक्षा करने सहानुभूति प्रकट नहीं की, कनाडा सरकार के अमानवीय व्यवहार की निंदा तक भी नहीं की, बल्कि कनाडा प्रशासन द्वारा भारतीयों के लिए सन 1908 में लाए गए अध्यादेश में हस्तक्षेप करने से साफ मना कर दिया। कनाडा के प्रतिष्ठित सम्मानित पत्रकार डॉक्टर सुंदर सिंह, जो कि आर्यन नामक मासिक पत्रिका के संपादक थे, उन्होंने आर्यन मासिक पत्रिका के अगस्त 1912 के अंक में ब्रिटिश कोलंबिया पर भी भारतीयों के साथ हो रहे अन्याय पर सवाल उठाए। क्योंकि कनाडा उस समय ब्रिटिश साम्राज्य का अधिराज था, इसलिए ब्रिटिश और कनाडा दोनों मिलकर भारतीयों को प्रताड़ित, अपमानित और आतंकित करने पर उतारू थे। क्योंकि ब्रिटिश कोलंबिया में हिंदू विरोधी अभियान चरम पर था। मिस्टर H.H. स्टीवेंस हिंदू विरोधी अभियान का नेतृत्व कर रहे थे और हिंदुओं को नौकरी प्राप्त न हो सके, इसके लिए H.H. स्टीवेंस ने पूरी ऊर्जा झोंक रखी थी। भारतीयों का स्वाभिमान हिलोरे ले रहा था और सिख कौम, जिनके खून में ही शौर्य, स्वाभिमान, आत्मसम्मान, राष्ट्र के प्रति समर्पण करने की भावना, उन्होंने कनाडा सरकार से मानवाधिकारों के रक्षा अब सीधे संघर्ष करने की ठान ली। इसी क्रम में पंजाब राज्य के अमृतसर जिले के मूल निवासी 44 वर्षीय बाबा गुरदित सिंह ने कनाडा की चुनौती को स्वीकार किया और भारतीयों को कनाडा ले जाने का बीड़ा उठाया। जापान की शिपिंग कंपनी से 6 महीने के लिए कामागाटामारू जहाज के लिए 24 मार्च सन 1914 को चार्टर पर हस्ताक्षर किए, जिसके लिए उन्होंने $11,000 प्रति माह यानी 6 महीने के लिए $66,000 भुगतान करने पर सहमति बनी। कामागाटामारू मालवाहक जहाज था। बाबा गुरदित सिंह ने स्वयं से $25,000 खर्च कर यात्रियों के बैठने, सोने, आराम करने का उपयुक्त प्राविधान किया ताकि यात्रियों का सफर आरामदायक हो सके। पर एपिसोड का बाकी अंश अगले एपिसोड यानी भाग 2 में प्रस्तुत करेंगे। आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया आप उसे भी अवश्य सुनिएगा। इस अवसर पर कविवर पंडित रामचरित जी उपाध्याय जी की कविता याद आती है। शीर्षक है प्राण दंड। सबको निर्मित किया ईश ने, देकर सबको सम अधिकार। जहाँ असमता नहीं फटकते, वह ईश्वर का है दरबार। जिसने जिसे बनाया उसका अधिपति भी है एक ही वही, दूजा उसे नष्ट करने का रखता है अधिकार नहीं। जिस कुएं को जिसने खोदा, पाट सकेगा उसे वही। जिस तरु को है जिसने रोपा, काट सकेगा उसे वही। प्राण दंड देकर ईश्वर की घोर शत्रुता करना है। उच्छृंखल को हो या निंदित हो, अपनी लघुता करना है। जिसने जिसे बनाया उसका अधिपति भी है एक वही, दूजा उसे नष्ट करने का रखता है अधिकार नहीं। रखता है अधिकार नहीं, रखता है अधिकार नहीं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आशा करता हूँ आपको यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। और हाँ, इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाएँ। जय हिंद।